आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्वता रखने वाला। एक तो इम्पोर्टेंट वो महत्वता में आ जाता है, आप कह सकते हो उसको, आप विशेषण बन जाता है वो। तो पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन आए वो मैं स्पेशली इसमें मेंशन करूंगा और आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। आर्टिकल 36 टू 51, 36 से 51 तक हैं। DST बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य सरकार कैसी पॉलिसी बनाएगी, ये पॉलिसी बनाएगी तो उसमें किन किन प्रिंसिपल्स का वो ध्यान करेगी, उनका बेस क्या होगा, किस आधार पर, आप कह सकते हो किस आधार पर वो नियम कानून बनाए जाएंगे और किस आधार पर वो काम करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब यहाँ किसी राज्य से मतलब नहीं है, ये भारत सरकार के भी लागू होता है। क्योंकि बहुत सारे इसमें देखा हुआ जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वेलफेयर से रिलेटेड हो या किसी से बने, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। उन दोनों का बेस यही है, लेकिन ये बात नहीं लिखी है कि ये दोनों के लिए, लेकिन रियलिटी यही है, ये दोनों के लिए ही है, क्योंकि दोनों सरकार ही इसमें कानून बनाती है अपने। तो अब बात करते हैं इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ये क्या, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये कई बार PCS ने, UPSC ने पूछा है, क्या कोई कोर्ट इनको लागू कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोर्ट के आप जैसे कि मान लो कोई प्रिंसिपल, डायरेक्टर प्रिंसिपल है, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही उस पर, उसके हिसाब से गलत है। तो ऐसा नहीं कि आप जाके कोर्ट में बोल दो कि ये स्टेट काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। आप कोर्ट में जाके नहीं जा सकते इसके लिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए नहीं जा सकते। लेकिन वट फंडामेंटल गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री, मतलब जो भारत सरकार कानून बना रही है कंट्री में, जहाँ भी आप कह सकते हो कानून बने हुए हैं, सरकारें चल रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, इन सब के लिए उनका फंडामेंटल माना गया है। इंस्पायर्ड बाई इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए आप कह सकते हो आइलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आइलैंड से। नॉर्मल सबको पता है, याद कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या थोड़े से कम कर दिए क्योंकि लड़के बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। लड़कों को ये स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पता है कहाँ से क्या लिया गया, और बाकी अब कंपटीशन को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ आ रही है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। जब भी ये लिखने पड़ते हैं, मेंस में लिखने, कहीं भी लिखने, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड देयर फोकस। क्या क्या आर्टिकल है और उनका फोकस क्या क्या है, कहाँ कहाँ, मतलब वो किस पार्ट को या किस, आप कह सकते हो टॉपिक को, किस क्षेत्र को स्पेशली इंडिकेट करते हैं। 36 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा लिखा हुआ है। इसमें लिखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम एज पार्ट, राज्य की डेफिनेशन लिखी है जो पार्ट 3 में भी थी। 37 की बात करते हैं, इसमें लिखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बट फंडामेंटल गवर्नेंस। आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर सकते, इन्फोर्सेबल नहीं है। आप दम बोलते हैं ना, आदेश से लागू नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का ये फंडामेंटल है, सरकार इस बेस पर काम करेगी। 38 में क्या लिखा है? प्रमोट वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस। ये पूछा गया कई बार कि 38 में क्या लिखा है? वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए और आप कह सकते हो वेलफेयर के लिए ये काम करेगी, ये प्रमोट करेगी राज्य सरकार। जो भी सरकार होगी वो ऐसा काम करेगी कि जो कहीं ना कहीं सुविधाएं, मानव जीवन के लिए सुविधाएं पैदा हो। सुविधाएं पहले कुछ और ज़रूरत थी, आज कुछ और ज़रूरत है। तो आज के हिसाब से जो मानव जीवन के लिए सुविधाएं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी स्वास्थ्य हो सकता है, इसको हेल्थ बोलते हैं, एजुकेशन हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है वो सब उसमें आता है। रोड हो गए, स्कूल हो गया, पानी हो गया, अब ये सारी चीज़ें उसमें आती है। किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हो और उसको प्रमोट कर सकते हो। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एक कहीं ना कह सकते हैं स्पेशल डेफिनेशन कहीं नहीं है इसकी, कहीं भी एक विशेष परिभाषा नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो समाज में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव नहीं हो, जातिवाद, धर्म के हिसाब से, किसी के हिसाब से भेदभाव नहीं हो, सबको एक माना जाए और सबके समान अधिकार हों, उससे बोलते हैं सोशल जस्टिस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ लेना। 39 में क्या लिखा? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल क्या है पॉलिसी के? इक्वल पे, बराबर पेमेंट मिलनी चाहिए सबको। एक काम कर रहे हो, पहले क्या था कि जो मेल फीमेल की जो पेमेंट थी, महिला पुरुष की अलग अलग थी। पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते थे, महिलाओं को कम पैसे मिलते थे। 1976 के बाद एक एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ है, सेम काम कर रहे हैं, मान लो दोनों ही IAS अफसर हैं तो बराबर पेमेंट मिलेगी। पहले ये कम ज़्यादा था। एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बराबर पेमेंट मिलेगी, बराबर आपकी सैलरी होगी। तो ये इक्वल पे कर दिया, इक्वल जस्टिस, समान न्याय होना चाहिए। राइट टू लिवलीहुड, जीविका बोलते हैं इसको, जीने का। जीविका मतलब जीवन चलाने के लिए जो आपकी आप कह सकते हो वस्तुएं होती हैं, उसको जीविका बोलते हैं। जीवन चलाने के लिए आपकी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको पैसा दे दिया जाएगा तो आप सारी चीज़ खरीद लोगे। तो स्पेशल कह सकते हो लिवलीहुड में, अगर इसकी परिभाषा देनी है, आपके जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता, उस धन से आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी चल जाएगी।
इक्वल जस्टिस, समान न्याय होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी सुविधा, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं फैसिलिटीज़ हैं, कोई सुविधा किसी को ज़्यादा मिल रही है, कोई किसी को कम मिल रही है। जिस दिन देश में ऐसा हो जाएगा तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इक्वल जस्टिस भी नहीं होता है, इक्वल पेमेंट भी नहीं होती है, और लिवलीहुड का राइट किताबों में ही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबके लिए ये चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं देश में। अब कभी भी न्याय होगा, आगे वाले समय, बोलते आने वाले समय ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, तो कहीं ना कहीं समाज को न्याय मिलेगा। फिर भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़, क्योंकि हमारा देश 150 करोड़ जनसंख्या का है, एवरेज 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास, तो उसमें सबके साथ सब कुछ नहीं हो पाता है। ये आप कह सकते हो पॉसिबल तो है, लेकिन एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ, बहुत बोलते नहीं, एक ट्रांसपेरेंट और बहुत एक्टिव सिस्टम इसमें काम करे, जिसमें मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो, तब जाके सारी चीज़ें लागू हो सकती हैं। नहीं तो ये संविधान में बस लिखी रहेंगी और लिखी रहती हैं। आपको पेपर निकालना है, आप इनको याद कर लो, क्योंकि आपको लिखना है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस पहले भी था, अभी इक्वल जस्टिस आ गया। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल मतलब आपको वैधानिक सहायता दी जाएगी, वैधानिक कह सकते हो कानूनी सहायता दी जाएगी, जिसमें दो तीन, देखो हर चीज़ की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन मतलब उसका अलग ही एक ही होता है। फ्री लीगल एड सबको नहीं मिलती, कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, बहुत कमजोर है, या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, उसको लोक सहायता आप कह सकते हो, उसको एक कानूनी सहायता की जरूरत है, तो दिया जाएगा। तो फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस आपको याद रखना है। 39A में लिखा हुआ है। 40 में क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायत। पंचायत की आपको व्यवस्था देखिए, पंचायत के चुनाव कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कितना खतरनाक होता है। मुझे लग रहा है इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन पंचायत इलेक्शन में होता है। पता नहीं, मेरी ये मानसिकता है कि पंचायत का चुनाव खत्म कर देना चाहिए। वहाँ एक अफसर जाना चाहिए जो कि उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। गांव वालों को पूछ के वो काम करे, गांव की प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करे कि इस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम, पहचाने, उनको रिकॉग्नाइज करे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद वो वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग कराए कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, गांव के सामने। नहीं तो ये पंचायत व्यवस्था क्या होती है, इसमें हमारे पास 100 ग्राम प्रधान है या सरपंच है, उनमें से 10 ऐसे होते हैं जो वास्तव में उस गांव का भला करना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको आप कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन देश का विकास कहीं ना कहीं गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। और ये जो पंचायत इलेक्शन है ये कर दिया है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये ओपनली भ्रष्टाचार होता है इसमें, और पूरा कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी सरकार चाह रही है वो काम नहीं होता है। अगर पंचायत अच्छे से काम करने लग जाए तो गाँव से जो आप कह सकते हो कि रूरल, क्या मतलब आप कह सकते हो उसको कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है सिटीज़ में, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो कम हो जाएगा। गांव में लोग रहेंगे, गांव में सुविधा मिलेगी तो क्यों जाएंगे लोग शहरों में। गांव में बिजली नहीं आती है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। आप यहीं पे आप क्या अन्याय कर रहे हो, आप सामाजिक न्याय कहाँ जस्टिस है आपका। ये कई आर्टिकलों का वायलेशन है, हमारे कई अनुच्छेद ऐसे इनका वायलेशन करता है। शहर में रहने वाले को बिजली आप कैसे दे सकते हो 24 घंटे, गाँव में रहने वाले को कैसे दे सकते हो कम बिजली। ये तो सरकार ही कर रही है। ये फंडामेंटल राइट में आना चाहिए, पहले था, अभी इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल राइट में, क्योंकि बिजली के बिना आप नहीं जी सकते हो। वर्तमान समय की सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति ऐसी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं जी सकते, तो कम ज़्यादा कैसे हो सकती है। जब सरकार ही ऐसा कर रही है तो लोग कैसे कर लेंगे। सरकार के अलग थोड़ी है, सरकार नहीं होती है, सरकार में तो लोग बैठे हुए हैं, सब अपना सुख देखते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। जब कहीं कुछ बचता नहीं तब जाके नीचे तक पहुंचता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी पूरा देश जानता है क्या होता है। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता है, सरकार में सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी तरह की कोई भी कहीं भी रेस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हो बाधा नहीं आए। एक समान फ्लो सिस्टम होना चाहिए, इस तरह से करना है तो इस तरह से ही करना है। ठीक है, एक लंबा लेक्चर हो जाएगा। पंचायती व्यवस्था आपको याद रखनी है, आर्टिकल 40 में लिखी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया है। और 41 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें लिखा राइट टू वर्क, काम करने का भी आपको अधिकार है। मतलब मैं काम करना चाहता हूँ। एजुकेशन का अधिकार है, पब्लिक असिस्टेंट, लोक सहायता की अधिकार है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 41 में। आप विशेष कंडीशन बोल सकते हो मुझे काम करना है। एजुकेशन तो नॉर्मली फंडामेंटल राइट भी है, और इसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप कह सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको ऐड कर दिया है। और लोक सहायता, लोक सहायता आप कह सकते हो कि लोगों की सहायता पाने का भी अधिकार है। कि मुझे अधिकार तो नहीं बोल सकते, किसी व्यक्ति विशेष से आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे नहीं बोल सकते, वो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ लोक सहायता क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाहे, लेकिन आपको ये इतना ध्यान रखना कि राज्य सरकार लोक सहायता के लिए काम करेगी, सबके लिए काम कर सकती है, ग्रुप के लिए काम कर सकती है, कुछ विशेष लोगों के लिए काम कर सकती है। तो आपको याद रखना है 41 में राइट टू वर्क है, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, 42 में क्या लिखा हुआ है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है भाई, काम तो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं मैं हूँ 60 साल का और मुझे काम दे दिया जाए 25 साल वाला, ऐसा नहीं होगा। जैसी उम्र है, जैसी मेरी आर्थिक स्थिति और जैसी मेरी शारीरिक स्थिति, उसके हिसाब से काम मिलना है। ये जो काम देने वाला है वो देखेगा कि व्यक्ति क्या कर सकता है। कोई औरत है सपोज, वो उसकी एज ज़्यादा है, 45 साल या 45 के आसपास, वो काम नहीं कर सकती, उससे उतना ही काम कराना है जो कर सकती है। तो उसकी शरीर की बोलते जर्जर अवस्था को, शरीर की स्थिति को देखते हुए उसे काम देना है। इसको बोल सकते हैं एक मानव आधार पर काम देना है आपको, क्योंकि उसको तो अपना काम करना है, उसको जरूरत है पैसे की तो काम करेगी, लेकिन काम ऐसा देना है, काम करेगा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल बोलते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा काम देना है जिससे कि उसको समस्या ना हो।
और मैटरनिटी रिलीव ये कई बार पूछा, मातृत्व जो लाभ है वो 42 में लिखा हुआ, 42 में भी मेंशन है इसको, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 26 दिन की आपको देखा हो, 26 दिन नहीं 26 वीक की छुट्टी का प्रावधान है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम। आप डिलीवरी से आगे पीछे दोनों करके 26 वीक की छुट्टी ले सकते हो, वो मैटरनिटी रिलीफ में आता है। राज्य सरकार का आप कह सकते हो एक तरह से डीएसपी का ही, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी का डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का ही एक पार्ट है। आपको याद रखना है 42 में लिखा हुआ है, 42 में। 43 में पढ़ते हैं लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये देखो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये चल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अभी लागू नहीं हुई है। ये किताबों में बहुत अच्छा लगता है वो लिखा हुआ है, जब आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लिविंग वेज, लिविंग वेज मतलब आप कह सकते हो कि मजदूरी उतनी मिलनी चाहिए काम करने के लिए कि जीवन चल जाए और एक अच्छे स्तर का जीवन आप जी सको, जिसमें बिजली हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं ये, घर हो, आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के पास बाइक हो, एक आप कह सकते हो पढ़ाई स्कूल अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, ये सब कुछ शामिल होता है। खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए, जिसमें न्यूट्रिशन वाला खाना मिलना चाहिए। और वो नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रेजेंट के हिसाब से होना चाहिए, न कि पास्ट के हिसाब से। पहले तो लोग जाने कच्चे घरों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, उसको नहीं देखना। वर्तमान में लोग कैसे जी रहे हैं और उनके जीवन के लिए क्या जरूरी है, उनकी स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। बहुत सारे काम कर रही है ना सरकार, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए खाना न्यूट्रिशन वाला दे रही है, बच्चों को दे रही नहीं दे रही है, बहुत कुछ मिलता है। वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम कर, उनका बेस है ना, वो यही डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही उनके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो ऐसा काम करना है, जीवन अच्छा चले, उसको बोलते हैं। आपको जीवन में 2 लाइन याद रखनी। 43 में लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्कर्स, लाइफ फॉर वर्कर्स, जो भी काम करने वाले मजदूर है उनकी जिंदगी सही चलती रहे, अच्छे स्तर का जीवन स्तर हो। 43A में क्या लिखा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पहले नहीं था, कंपनी है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने वालों को कोई पूछ नहीं रहा है। वो 10,000 पर काम कर रहे हैं, 5,000 काम कर रहे हैं, कोई 9,000 काम कर रहा है, कोई 12,000 काम कर रहा है। ऊपर वाले लोग कानून बना देते हैं, नीचे वालों को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा, आपको नीचे वालों को पूछना है कि ये हम कानून बना रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, 10% 15% उनको पूछना है, उसके बाद ही मजदूरों के लिए कानून बनेगा उस कंपनी में, फैक्ट्री में। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली अथॉरिटी जो बैठी हुई है कि वही बना दें, क्योंकि उनके भाई जो कानून बना रहा है उस पर भी लागू है तो कानून सही है, अगर उस पर वो लागू नहीं है तो कानून गलत है। कोई भी एक्ट बनना है, कोई अधिनियम बनता है, अगर जो व्यक्ति बना रहा है उस पर वो एक्ट करता है तो सही है भाई, उससे पता चलेगा, नहीं तो चेंज कर देगा उसको, बाद में दिक्कत होगी। तो अगर उस पर एक्ट नहीं कर रहा है वो, उससे फ्री है, तो नीचे वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि मजदूरों का आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन, सहयोग, इसमें आप एक इसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जोड़ दिया है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो अभी देश में बहुत बड़ा टॉपिक भी है कि ऐसा कोड होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, जो धर्म जाति सबसे ऊपर हो, पूरे देश के लिए। ये देश के यूनिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है और इसका लागू होना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत आप कह सकते हो, आप एक बार सोचो ऐसा कि देश की मानसिकता एक हो जाएगी, देश के लोग एक जैसा काम करेंगे तो सबसे ऊपर उसमें मानव अधिकार आ जाएंगे। मानव अधिकार कई तरह के होते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोग। एक्चुअल में सब कुछ मानव अधिकार देने के लिए लड़ रहा है, ये दुनिया ही मानव अधिकारों के लिए ही काम कर रही है। अगर आपको नौकरी मिल रही है तो वो भी आप मानव अधिकार है, अगर पुलिस खड़ी है तो वो भी मानव अधिकार बचाने के लिए, मिलिट्री खड़ी है तो वो भी मानव अधिकारों को बचाने के लिए खड़ी है, कोर्ट है वो भी मानव अधिकारों को बचाने के लिए खड़ा है। दुनिया में आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो वो भी अपने मानव अधिकारों को बचाने के लिए कर रहे हो। जो भी एक्ट रूल रेगुलेशन जो भी बन रहे हैं सिर्फ मानव अधिकारों के लिए बचाने के लिए किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए ही व्यक्ति काम कर रहा है, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। आप जहाँ कर रहे हो अपने फंडामेंटल राइट बचाने के लिए काम कर रहे हो, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो कैसे बचाने वो तरीका अलग है, कोई न कोई अधिकार उससे जुड़ा होता है। कोर्ट ही अकेला मानव अधिकार नहीं बचाता है, हर जगह मानव अधिकार बचाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक ऐसा कोड बनाए जिसका देश की मानसिकता का यूनिफिकेशन, एकीकरण हो सके और जो सब पे लागू हो। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, पीसीएस में यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक एक करके याद कर लेना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नाउ बोलते हैं मूव टू आर्टिकल 20, अब 21 में चला गया, 45 में है, उनके लिए फ्री और एजुकेशन आप कह सकते हो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, इसमें लिखा नहीं है। 45A 0 से 6 साल के बच्चों के लिए एक तो खाने की व्यवस्था, अच्छा पोषक आहार, पोषक आप कह सकते हो जिसमें सारे न्यूट्रिशन और सारे पोषक तत्व हों, वो होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि 0 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य करना चाहिए उसको। 46 में क्या लिखा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज एंड बीकर सेक्शन। भाई एससी शेड्यूल कास्ट होती है, इसको अनुसूचित जाति बोलते हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। बीकर सेक्शन में बहुत सारे आ जाते हैं। अब क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन कौन बीकर सेक्शन में आता है, वो गवर्नमेंट का काम है। और राज्य क्या करेगा, इन तीनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस को बोलते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी है, कहीं इनको पैसा ज़्यादा मिले, इनकी आर्थिक स्थिति, और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, शैक्षिक विकास के लिए काम करेगा और उसको प्रमोट करेगा। प्रमोट मतलब कहीं ना किसी को बढ़ावा देगा कि ऐसा काम करो कि एजुकेशन भी बढ़े और आर्थिक स्थिति सुधरे। ठीक है, 46 में लिखा हुआ है। 47
रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये तो पोषक तत्व कहीं ना कहीं पोषक बोले पोषाहार बढ़ाएगा, खाना अच्छा मिले लोगों को। पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या काम होता है, कहीं वैक्सीनेशन हो रहा है, कहीं पर साफ सफाई हो रही है, स्वच्छ पानी भी लोक स्वास्थ्य का काम करता है भाई। कहीं ना कहीं आप निरोगी बनाने के लिए आप लोक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। खाना स्कूलों में मिलता है बच्चों को, किसके लिए? पोषक तत्व देने के लिए मिलता है कि बच्चे अपनी उम्र में अच्छा खाना खाएं, उनकी वृद्धि हो जाए, उनको वो निरोगी रहे, उनको कोई बीमारी हो। एक चीज़ कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में काम करती है। अगर बच्चों को खाना मिलता है तो लोग स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहा है और न्यूट्रिशन के लिए भी काम कर रहा है। उनको पोषक तत्व मिलेंगे और स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर शरीर में दम होगी तो, शरीर में ताकत नहीं तो किस चीज़ का स्वास्थ्य अच्छा है? आधे से ज़्यादा ना दुनिया में बता रहा हूँ सारे रोग, अगर शरीर में ताकत है तो शरीर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ताकत का मतलब इम्यूनिटी अच्छी है तो आप ठीक हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी काम होता है वो कई जगह इम्पैक्ट करता है, लेकिन हम उसको एक सेंट्रलाइज फोकस, एक स्थित केंद्रित कर देते, केंद्रित नहीं होता है। अगर खाना भी अच्छा मिला है स्कूल में तो वो कई जगह काम कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है क्योंकि पैसा फ्री खाना है, पैसा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए काम करता है क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एजुकेशन का काम करता है कि आप खाना खाने आओगे तो बच्चों के लिए, मतलब कह सकते हो आप स्कूल में भेजोगे बच्चों को, तो एजुकेशन का काम कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, आप कह सकते न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है, और एक सामाजिक एकीकरण कर रहा है उसमें। सबको पता है कैसा होता है। और आप कह सकते हो कि सरकार का फंड एक आप एक बहुत अच्छे स्तर पर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है। यूटिलाइजेशन मतलब होता है सदुपयोग। प्रयोग तो यूज हो जाता है, लेकिन यूटिलाइजेशन आता है वो होता है सदुपयोग हो रहा है उसका पैसे का। ठीक है, अगर ये सिस्टम सही काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आर्टिकल 47 में आपको याद रखनी है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक। 48 में आपको याद करो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बैन ऑन काउ स्लॉगर। जो बोलते हैं ना जितने भी गाय जो इलीगल जो कि कानून की बोलते हैं ना कि कानून की बिना परमिशन के काम कर रहे हैं वो सब बंद कर दिए। वो आर्टिकल 47 में लिखा, 48 में लिखा हुआ है। जितने बूचड़ खाने वैसे बंद नहीं किए, वो राज्य का काम है, इसमें लिखा हुआ 48 में। कृषि को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को बढ़ावा देना राज्य का काम है। जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देते हैं, उनकी आप रखरखाव का काम करना, उनका कंजर्वेशन करना है और उसको प्रमोट करना है कि लोग इनको पालें और खेती उस स्तर से खेती करें जहाँ पे तकनीक का प्रयोग हो और उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिलेगा तो आपकी सारी जितने भी जरूरतें होती हैं पूरी हो जाती हैं। ये हमने बांट दिया, लेकिन फाइनली एक ही चीज़ होती है जो केंद्रित है ना, वो एक ही चीज़ है, वो है आपकी आर्थिक आय। अगर आपकी आर्थिक आय सही है, अगर आपकी आप कह सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्थिक स्थिति, या आपकी सैलरी आप कह सकते हो वेतन ठीक है, तो आपके लिए सारे विकास ऑटो हो जाएंगे। फिर सरकार को रोड बनाना है, फिर आपके विकास खुद कर लोगे, लेकिन आप ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? तो इसलिए हमारे देश की आज भी अप्रोक्स 50% लोग, रिकॉर्ड स्पेशल डाटा का ही नहीं है, 50% लोग खेती में काम करते हैं। तो इसको तो बढ़ाना राज्य सरकार का काम है ही। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी, अब एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में आता है, तो दोनों ही काम करते हैं इस पर। 48A, प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसको बढ़ाएगा। भाई 1972 में बना था वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसके बाद से ये चीज़ें ऐड कर दी गई। 48A उसके बाद से जुड़ा हुआ है, ये शायद 1976 में ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वन बचाने हैं, जंगली जीव बचाने हैं, सारे जितने भी जंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वन हो गए, पर्यावरण हो गया। भाई पर्यावरण में क्या हो गया, पेड़ ज़्यादा लगाओगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन आपको देंगे तो आपका जीवन सही चलेगा, शुद्ध होगा सब कुछ। लकड़ी मिलेगी आपको, वर्षा कराते हैं वन, मिट्टी कटाव रोकते हैं, इकोलॉजी सिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। जंगली जीवों को बचाना है, वो कहाँ रहेंगे? जंगली जीवों के घर भी तो हैं वन। जंगली जीव क्यों मर रहे हैं, क्यों विलुप्त हो रहे हैं? क्योंकि जंगल कट रहे हैं। जब किसी घर को काट दो तो कहाँ रहेगा? वो मर जाएगा कुछ दिन बाद। इसलिए कभी कभी देखा होगा कि जंगली जीव अटैक कर रहे हैं इंसान पे, क्योंकि उनके घर आपने खत्म कर दिए। घर खत्म कर दिए तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति नहीं, वो एक तरह जीव है, इंसान भी एक जीव होता है। तो इसलिए आपको ये आर्टिकल 48 याद रखना है कि बहुत जरूरी आर्टिकल है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज। ये क्या है कि जो राष्ट्रीय विरासत होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, फॉरेस्ट भी राष्ट्रीय विरासत मानते हैं, बिल्डिंग्स स्पेशली हम बिल्डिंग्स मानते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, पुराने किले जैसे हो गए, बहुत सारे राजस्थान के किले हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के किले हैं। अभी 11 महाराष्ट्र के किले को शामिल कर दिया, हेरिटेज में शामिल किया ना, यूनेस्को के हेरिटेज में। राजस्थान के 6 किले पहले शामिल किए थे। तो ऐसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, फतेहपुर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास को दिखाती हैं, हमारी वास्तुकला को, हमारी आप कह सकते हो, और मूर्ति कला, सारी कलाएं, बहुत सारे मंदिर हैं दक्षिण भारत के, टेम्पल्स हैं ना, ये सब राष्ट्रीय विरासत में आते। तो इनका प्रोडक्शन करना, इनकी अच्छा करनी है। इनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं छलने लग जाए, किसी पे घुन लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको बचाने के लिए वहाँ फंड आता है, कोई अपनी जेब से नहीं करता है, सरकार पैसे देती है, आपको इनको बचाना है, तो ये राज्य का काम है।
ठीक है, इनको बचा के रखना है। ये हमारी संस्कृति को बताते हैं, हमारे लोगों के द्वारा किए कार्यों को बताते हैं। इतिहास का एक ही यूज है कि वो लोग कैसे रहते थे, आपदाओं से कैसे बचते थे, बीमारियों से कैसे बचते थे, दुश्मन अटैक में कैसे बचते थे। इतिहास हमें यही बताता है कि वो कैसे करते थे और जो उन्होंने गलती की भविष्य हम नहीं करें। इसलिए इतिहास पढ़ना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत शब्द हैं बोलने के लिए मैं अब, लेकिन एक्चुअल में क्या ज़्यादा बोलेंगे तो आप मेन टॉपिक भूल जाओगे। 49 में प्रोटेक्शन एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ हेरिटेज, ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। 50 में क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को स्वतंत्र ही रखना है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव यहाँ एक सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर सरकार के लिए बोला गया है कि सरकार और न्यायपालिका अलग। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करे, ये भी राज्य का काम है। अब बताओ, राज्य में भी हाई कोर्ट होता है और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है वे दोनों के लिए लागू करते हैं, दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि राज्य शब्द लिख दिया तो किसी राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य का मतलब यही है। आयरलैंड में और जो विदेशी कंट्री में राज्य का मतलब कंट्रीज होता है, कंट्री कहीं नहीं लिखा होता है, राज्य ही स्टेट ही लिखते हैं। तो ये जो जुडिशरी के जो सेपरेशन है, मतलब अलग रखना है, कोई मतलब नहीं है, किसी कोर्ट पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए सरकार का। क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी सरकार के द्वारा किए कार्यों की जुडिशियल स्क्रूटनी करती है, मतलब जांच करती है। अगर उनको लगता है कि ये असंवैधानिक है, ये संविधान का वायलेशन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको नल एंड बॉन्ड कर देती है सरकार के पास। उसके पास बहुत पावर होता है न्यायालय के पास। तो लेकिन वो करते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं। उन्हीं का हवाला देते हुए उन्हीं को एविडेंस के रूप में रखते हैं, वो एक तथ्य के रूप में कि ये आप कर रहे हो तो ये इस आर्टिकल का वायलेशन है। तो इस आर्टिकल को वायलेशन है तो आप ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है संविधान की उसको खत्म कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप इसको हटा दो या परिवर्तित कर दो, चेंज कर दो। ये सब करता है कोर्ट। तो ये कब करेगा कोर्ट? जब आप उसको अलग रखोगे सरकार से। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 50 ये आपको याद होना चाहिए। 51 में क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल पीस राज्य का क्या मतलब है, ये देश के लिए रहता है, लेकिन फिर भी दोनों के लिए। अब कोई एक्ट बना इंटरनेशनल में, कोई एग्रीमेंट हुआ और भारत सरकार ने एग्रीमेंट कर दिया और राज्य उसको नहीं मानना कि मैं नहीं मानूंगा। जिस एग्रीमेंट को भारत सरकार करती है वो एग्रीमेंट सारे उसमें लागू होता है राज्यों में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी संघवाद में समस्या बन के आती हैं कि बहुत सारे राज्य भारत सरकार की बात नहीं मानते, केंद्र सरकार की बात नहीं मानते, बोले हम तो अलग हैं। ऐसा नहीं है, हमारी ये सिस्टम अलग है, हमारी ये संस्कृति अलग है, हमारी ये भाषा अलग है, हमारा ये अलग है। ऐसा नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं देश के यूनिफिकेशन, एकीकरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की मानसिकता के साथ देश में नहीं रह पाओगे आप, दिक्कत होगी आने वाले समय में। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग होते हैं वो बदल जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राज्य को काम करना है, ऐसा काम करना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। और जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल साइनिंग बोलते हैं बहुत सारे कि जिसको बोलते हैं कि मेमोरेंडम साइन होते हैं, वो जो साइन होते हैं उनकी शर्तों के हिसाब से ही काम करना है। आपकी किसी भी क्रिया से, किसी भी आप कह सकते एक्शन से इंटरनेशनल पीस कम न हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति में कोई दुविधा नहीं हो, ये भी राज्य कर देगा। राज्य की ये जिम्मेदारी है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार 36 से दोबारा से, और ये आपको याद रखना है, ये पक्का, ये बहुत मेंस में लिखने के लिए आए कई बार। 36 में डेफिनेशन है, 37 में ये आप कह सकते हो कोर्ट के द्वारा नहीं लागू कराया सकती लिखा हुआ है। 38 में प्रमोशन वेलफेयर की बात की, सोशल जस्टिस की बात की है। 39 में ये इक्वल पे की बात कही है और इक्वल जस्टिस की बात की है। राइट टू लिवलीहुड आप कह सकते हो कि उसकी बात की है। लिवलीहुड मतलब आप कह सकते हो एक तरह से जीने के लिए जो जीविका जिसको बोलते हैं। 39A में फ्री लीगल हेड की बात की है, याद रखना। 39A में फ्री लीगल हेड, कानूनी सहायता, मुक्त कानूनी सहायता की बात की है। इक्वल जस्टिस की बात की। 40 में पंचायतों की बात की, पंचायत गठन की बात की। 41 में राइट टू वर्क की बात की है, एजुकेशन की और लोक सहायता की, पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता की बात की गई है। 42 में जस्ट बोले ऐसा काम देना है जो व्यक्ति के लिए व्यक्ति कर सके, ठीक है। और मर्टेनिटी रिलीफ पूछा गया, इसमें स्पेशली पूछा मर्टेनिटी रिलीफ, जो मातृत्व लाभ है वो कहाँ लिखा, 42 में लिखा। 43 में लिखा है लिविंग वेज, मजदूरी मिलनी है और एक ऐसी मजदूरी मिलनी है जिससे जीवन चलता रहे, एक अच्छे स्तर का जीवन चले। 43A वर्कर्स, मतलब वर्कर जो काम करते हैं मजदूर, उनका भी मैनेजमेंट में रोल है, ये 43A में लिखा हुआ है। रोल कराना है, बढ़ाना नहीं है तो बढ़ाना है उसको, 43A में लिखा हुआ है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ये आपको याद रखना है, सिंपल चीज़ है। 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये 21 में चला गया, लेकिन उनकी फ्री के कंपलसरी एजुकेशन नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखी हुई है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। बच्चों के लिए स्पेशली छोटे जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं ना उनके लिए। 46 में क्या लिखा हुआ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, मतलब SC ST एंड वीकर सेक्शन उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन के लिए काम करेंगे। 46 में लिखा हुआ। 47 में क्या, रेज द न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, पोषक तत्व मतलब पोषाहार बढ़ाना है, और पब्लिक लोक आप कह सकते हो स्वास्थ्य के लिए काम करेगा राज्य। लोक स्वास्थ्य में सारे लोगों के लिए आ जाता है वो। 48 में क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छी तरीके से खेती उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हो, पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आप कह सकते हो कि भारत का जो ज़्यादा तबका, ज़्यादा लोग हैं इसी में इंगेज हैं, इसी में काम कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से कराने के लिए सरकार काम करेगी।
48 में लिखा है प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहाँ लिखा, 48A आपको याद रखना है, 48 को ए। 49 में क्या लिखा हुआ है, 49 में प्रोटेक्शन एंड मोनूमेंट में बता दिया कि जितने भी राष्ट्रीय विरासत में हेरिटेज हैं, जितने भी हैं ना राष्ट्रीय की, उन सबकी रक्षा करना है राज्य को। अब कैसे करना है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 50 में क्या लिखा, 50 में जुडिशरी को आप कह सकते हो, न्यायपालिका को सरकार से अलग रखना है, एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ डीपी एसपी के किस तरह, 3 तरह के होते हैं, देख लो। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट सामाजिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके आर्टिकल 38, 39, 43, 43A, ये आपको याद रखना है। 38, 39, 43, 40। अब जब मेंस में लिखोगे कहीं भी तो ये आप जो टॉपिक बना दो, उसको डिवाइड कर दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। गांधीयन प्रिंसिपल भी हैं 40, 46, 47। गांधी जी बोलते हैं ना पंचायती व्यवस्था के लिए, ग्रामीण पंचायत बहुत बोला उन्होंने, तो 40 में है ना पंचायती व्यवस्था, तो उसी उसको आर्टिकल ऐड कर दिया इसमें। और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ये हैं 44 में, आप कह सकते हो। 44 क्या है, 44 सिविल यूनिफॉर्म कोड के लिए ना। 45, 50 और 51 में इंटरनेशनल पीस है। 50 में जुडिशरी को अलग रखना है। 45 में बच्चों के लिए 0 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन, उनकी स्वास्थ्य की बात करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, इसमें कुछ आने वाला है नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप इनको अच्छे से याद कर लेना, 2-3 बार सुन लेना तो आपकी समझ में आएगा आखिर इस आर्टिकल की ज़रूरत क्यों है और कहाँ पे सरकार काम कर रही है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सुनना। ओके, थैंक यू।